एक बहुत ही हमारे मशहूर शायर हैं। उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि बॉर्डर पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अभी तो खैर देश में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संकट बहुत गहरा है। कोरोना इनफैक्ट नहीं, मैं इसको सीसीपी वायरस जैसा कि कहता हूँ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वायरस। तो स्थिति तो वही है, लेकिन उसका ही एक रिपरकशन, उसी का एक एक्सटेंशन हमें अभी बॉर्डर पर दिख रहा है बिना चुनाव के। ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में 1975 के बाद से, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, पहली बार किसी सैनिक का बलिदान हुआ है। 1975 में उन लोगों ने हमारे असम राइफल्स के 4 या 5 जवानों को एम्बुश किया था, धोखे से मार दिया था उनको, और फिर उसके बाद उसको क्लेम किया था कि वो हमारे टेरिटरी में आ गए थे। तो वैसा एम्बुश करके मारना ही इस बार हुआ है, और ये तकरीबन 45 ईयर्स के बाद हुआ है। इसका बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया और चाइना तकरीबन एक ही समय आज़ाद हुए। चाइना में इनफैक्ट पहले से वहाँ पर रिपब्लिक थी, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना, हम 1947 में बने। लेकिन वो बनते के साथ फिर कम्युनिस्टों के ग़ुलाम हो गए और हम आज़ाद रहे। उनकी एक्सपेंशन करने की आदत है। उनका जो भी बॉर्डर लगता है कज़ाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ, मंगोलिया के साथ, रशिया, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, सबके साथ उनके पंगे हैं और बॉर्डर क्लैशेस हैं। बॉर्डर्स को लेके उन लोगों का हमेशा चुनाव कभी नहीं होता, लेकिन उनका तनाव हमेशा रहता है। चाइना ने 50s में, 1950s में तिब्बत को हड़प लिया था। तिब्बत एक आज़ाद देश था। वहाँ दलाई लामा, वहाँ के धर्मगुरु, जो सबसे सीनियर धर्मगुरु थे, वही वहाँ पर राज करते थे। लेकिन उसको हड़प लिया था चाइना ने, और हम हिंदी चीनी भाई भाई के मुगालते में पड़े रहे। लोकसभा में अभी 370 के एब्रोगेशन के समय लद्दाख के जो एमपी हैं नामग्याल साहब, उन्होंने भी कहा था कि वो ज़मीन का वो टुकड़ा है जहाँ एक तिनका घास नहीं उगता है। ऐसा बयान दिया गया था इसी सदन में, लोकसभा में। और उस टाइम पे विपक्ष के कोई नेता थे, उन्होंने अपनी टोपी खोल के कहा कि मेरे सर पे भी एक बाल नहीं आता, एक घास नहीं उगता, तो क्या आप मेरा सर कलम करके चाइना को दे देंगे। लेकिन उस टाइम पे विजनरी प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी थे, आदरणीय नेहरू जी। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। डिटेल में ही बात करूँगा मैं, हो सकता है 2 वीडियोज़ में बात करें या एक में ही निपटा दें। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा है कि अभी वो ले लिया है, लेकिन हम अपनी इंच इंच ज़मीन वापस लेंगे, ये उन्होंने कहा था। 1962 में चाइना और इंडिया, जब इंडिया इस मुगालते में था कि हिंदी चीनी भाई भाई के, तब चाइना ने अचानक से भारत पे हमला कर दिया था। हमारे वीर जवान हमेशा वीर रहे हैं। उन लोगों ने कैनवस शूज़ पहन के, सूती कपड़े पहन के, उस ठंड में, मगर तकरीबन आप समझ लीजिए हिमालय के जिस एरिया में ये लड़ाइयाँ होती हैं वो 18,000 फीट, 17,000 फीट, 19-20 हज़ार फीट तक है। और आप इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो 3rd पोल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, धरती का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, वो 29,000 फीट पे है। तो आप इसके ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 62 में चूँकि हमारी तैयारी नहीं थी, हम मुगालते में थे, हम हिंदी चीनी भाई भाई सोच रहे थे, तो हमारी बहुत करारी हार हुई। हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम अपनी हार मानते हैं। और इसी धोखे से हमारे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय चाचा नेहरू चल बसे। वो इस दुख में चल बसे कि मेरे साथ इतना बड़ा छल हुआ। उसके बाद भी चाइना का लगातार इंसर्शन जारी रहा, लगातार अटैक जारी रहा। लेकिन 62 के बाद हम लोग सतर्क थे। हम उस मुगालते में नहीं थे कि हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं। 1967 में भी ऐसी बात हुई थी, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उस समय तो ये सब भी मुगालते चलते थे। अभी जनरल रिटायर्ड विक्रम सिंह साहब, जो 4 स्टार जनरल थे, चीफ थे आर्मी के, उन्होंने कहा कि हम लोगों को लगता था 7 फीट। आज मैं जब इसके लिए बहुत रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिला कि 10 फीट और 11 फीट के होते हैं चाइनीज़। वो सबको खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे मुगालते भी
हमारी फ़ौज को उस समय था। फ़िलहाल ये सब कुछ ऐसा नहीं था और ये अब हमारे लोग जानते हैं। LAC चूँकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइंड नहीं है, मैकमोहन रेखा एक है जिसको हम लोग बॉर्डर मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा हिस्सा डिफाइंड है, बहुत सारा डिफाइंड नहीं है। इस वजह से अक्सर दोनों सेनाएं एक दूसरे के एरिया में अक्सर आ जाया करती हैं और उसको फिर डील करके, बात करके, लोकल कमांडर जो वहाँ के होते हैं उस लेवल पे डील कर लिया जाता है। चाइना के बारे में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं जो सीनियर जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी ये कहते हैं। पहली बात ये कि चाइना जो है वो उनके एक मिलिट्री जनरल थे, थिंकर थे, उनका नाम था सन त्सू। सन त्सू, SAN सन TSU, सन त्सू। आप विकिपीडिया पे या गूगल पे करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो जनरल थे। और जनरल विक्रम सिंह कल बता रहे थे कि उनके जो भी उनका जो लिटरेचर है, उनका आर्ट ऑफ वार एक वो था, बुक है उनकी, उसमें धोखेबाजी के ऊपर उन्होंने बहुत बातें की हैं। और जनरल सिंह भी बता रहे थे कि मैंने उसको पढ़ा है और बहुत सारी धोखेबाजी की बातें उन्होंने की हैं। तो ये उनका आर्ट है, वही उन्होंने 62 में दिखाया था। और अभी भी जो हमारे गलवान वैली में हुआ है उसमें भी उन्होंने धोखे से ही हमारे जवानों को शहीद किया है। तो ये उनकी आदत है। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाइनीज़ प्रोपेगेंडा चल रहा है। पहले तो उन्होंने माना ही नहीं कि हमने इंसर्शन किया है, अभी भी वो कह रहे हैं गलवान वैली पूरा का पूरा हमारा है, इस पर कभी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन बात इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कभी उन्होंने इस पर अपना दावा नहीं बताया था। अभी दावा बताया तो इंडिया ने उस पर अपोज़ किया। प्रोपेगेंडा मशीन उनकी चल रही है। पहले सैनिकों की मौत नहीं मानी उन्होंने, ANI ने कहा 43 मरे हैं, हमारे सोर्सेस ने कहा 43 मरे हैं। लेकिन बहुत सारे फोर्सेस ऐसे भी हैं इंडिया में जिनको खुशी है कि अच्छा अब की फंसा है मोदी चक्कर में। और फिर पीपल्स जो उनका चाइना का मुखपत्र है जो ग्लोबल टाइम्स, उसने माना कि हमारे भी सैनिक मरे हैं, बाद में वो उससे पलट गए। फिर अभी कह रहे हैं हाँ ऐसा ही उन्होंने 1967 में किया था। हालांकि हमें 1967 का बहुत ज़्यादा पता नहीं है। चाइना मतलब 62, पाकिस्तान मतलब 48, 65, 71 और करगिल। लेकिन उसी तरह 1967 में कुछ हुआ था, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन वो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड जो खेलना हमारे देश में भी जो हमारे कामरेड भाई हैं उनका विक्टिम कार्ड जैसे चलता है, उसमें आप देख सकते हैं वो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ऐसा करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने 1967 में हमारे शहीद जो बलिदानी सैनिक थे उनकी बॉडी वो लेके चले गए अपने एरिया में और उन लोगों ने दावा किया कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया था, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए दुनिया में। तो ये करते रहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने भी इसीलिए किया है कि तुम्हारे सैनिक नहीं मारे गए, इंडिया ने अटैक किया, तुमने सबको मार दिया, क्वेश्चन उठेगा। तो उन्होंने फिर मान लिया इसको। चाइना अपने एरिया में कुछ भी कर ले, हम नहीं बोलते क्योंकि हम टॉलरेंट हैं, हम सह अस्तित्व में विश्वास रखने वाली संस्कृति हैं। चाइना नहीं है तो चाइना आप कुछ भी करो अपने एरिया में, LAC के बहुत अंदर भी करो, उनका रोना शुरू हो जाता है, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। और ये चाइना क्यों कर रहा है मैं इस पर भी बात करूँगा। लेकिन एक तथ्य आपको बता दूँ, चाइना का जो GDP का ग्रोथ है, उनका GDP बहुत बड़ा है जैसा उनके नंबर्स आते हैं, लेकिन उनके नंबर्स तो कोरोना में आए ही नहीं। पता ही नहीं चला अभी तक कि कितने लोग उनके मारे गए, जबकि उस टाइम पे तो प्रिवेंटिव कोई मेजर्स ही नहीं थे उनके पास। आज तक उनका ये नहीं पता चला कि थेन आनमन चौक पे जो स्क्वायर पे जो स्टूडेंट्स ने किया था प्रोटेस्ट इसके खिलाफ, PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनकी, वो टैंक लेके चले आई थी, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा हमें नहीं पता है। तो ये सब चाइना करता है, तो अभी वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका जो GDP का साइज़ जो हम लोगों को बताया जाता है वो बहुत बड़ा बताया जाता है। लेकिन उसमें देखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी देखते हैं कि भाई उनके GDP का 250% तकरीबन उनके ऊपर लोन है, वो कौन देखेगा। और इसलिए उनकी GDP की ग्रोथ बहुत स्लो है। ब्रह्मा चेलानी जो सामरिक मामलों के जो डिफेंस मामलों के मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उनका एक बात कहना है जो बहुत जेन्युइन है। चाइना का सिस्टम ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना के अपने लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं, अपने पड़ोसियों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। चाइना का सिस्टम ये है कि जो हमारा है वो तो हमारा है, जो तुम्हारा है उस पर हम लोग बात करेंगे, कुछ भी मिल जाए।
ताज़ा विवाद क्या है? ताज़ा विवाद डोकलाम में 2017 में जो एक दोनों आर्मीज़ का लॉक हुआ था, उसके बाद ताज़ा विवाद है। और 370 और जब लद्दाख को यूटी बनाया गया था तब भी चाइना ने कुछ इसी तरह की बातें की थी। डोकलाम के पहले की आदत थी सरकारों की कि ऐसा हो जाता था, और जैसा कि 2013 में मैंने पहली बार दौलत बेग ओल्डी का नाम सुना था, और आपने भी शायद तभी सुना होगा जब आपने वो पिक्चर देखी थी कि चाइनीज़ आर्मी के लोग एक बड़ा सा बैनर लेके खड़े थे, यू आर इन चाइनीज़ टेरिटरी ब्ला ब्ला ब्ला। उस टाइम दौलत बेग ओल्डी का पहली बार हमने नाम सुना था। और उस समय से पहले की सरकारें क्या करती थी आप जानते हैं, अब की सरकार जवाब देती है। 1987 में भी तवांग के इलाके में ऐसा ही चाइना के साथ हुआ था। वो लोग पहले गीदड़ भभकी दिखाते हैं, डराते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, और उसके बाद फिर 1967 में जो उन्होंने मार खाई थी और जो हम लोग जीते थे, लेकिन वो बहुत अजीबोगरीब टाइप से हिस्ट्री से गायब है। हिस्ट्री से तो बहुत कुछ गायब है, लेकिन ये 1967 में गायब है। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है, और जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि 1969 में हमारे कम्युनिस्ट लोग, जो कांग्रेस में सिंडिकेट और इंदिरा कांग्रेस अलग अलग हो गई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट को कांग्रेस हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने सपोर्ट किया था, और इसका अच्छा कीमत उन्होंने वसूला था, अपने लोगों को हर जगह सेट किया, वो तो एक बात थी, लेकिन उसके साथ में उन्होंने इस हिस्ट्री को भी गायब कर दिया। दूसरा रीज़न ये भी आता है कि 67 के बाद 71 में इतना बड़ा हम लोगों ने एक पाकिस्तान के ऊपर किया, उनको डिवाइड कर दिया कम्प्लीटली, तो उसके भी शैडो में कहीं ना कहीं ये 67 छिप गया। मैं बात करूँगा 67 की। 75 में जो, जैसा मैंने बताया, असम राइफल्स के 4 लोगों को एम्बुश किया था उन्होंने, उसके बाद से इंडिया चाइना बॉर्डर पे कभी गोली नहीं चली है। ऐसा ही तवांग में हुआ था 1987 में, और वहाँ पर भी गोली नहीं चली थी। 67 में लास्ट टाइम जब गोली चली थी और दोनों सेनाओं में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में 2 जगहें थी, नाथुला और चोला। ला मीन्स ये जो चाइनीज़ और इस एरिया में जो बात होती है तिब्बत में स्पेशली, वो ला मीन्स उनको वो जो पहाड़ों के दर्रे होते हैं, पास होते हैं, उनको कहते हैं। तो नाथुला जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्किम में है, और सिक्किम में भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे है, जिस तिब्बत को चाइना अभी हड़प कर चुका है। वो सिक्किम 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके साथ एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि सिक्किम की रक्षा भारत करेगी। तो जब तिब्बत के बाद चाइना ने सिक्किम को हड़पना चाहा तो उन्होंने अपील किया भारत से, और इंडियन फोर्सेस वहाँ पर थीं, और उन लोगों ने फिर नाथुला पे वहाँ पर वो चेक करते थे, वहाँ पर पेट्रोल करते थे। तो 1967 में फिर वो बार बार चाइनीज़ वहाँ भी लड़ते थे कि ये मेरा एरिया है तो मेरा एरिया है। तो वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर बार्ब्ड वायर लगाने का, वहाँ कटीली तारे लगाने का हम लोगों ने फैसला किया, फेंसिंग करने का। जब हम फेंसिंग करने लगे तो चाइनीज़ आ गए, वो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते आप। तो चाइना में होता ये था कि एक उनका पॉलिटिकल कमिश्नर उसको कहते थे, या कमिश्नर या ऐसा कुछ कहते थे, वो ही थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बात करता था, और वो बात करता था। तो धक्का मुक्की वहाँ फिर शुरू हो गई। धक्का मुक्की के बाद फिर एक दिन वही पॉलिटिकल कमिश्नर इंडियन सैनिक के धक्के से गिर गया, उसका चश्मा टूट गया। तो वो लोग वहाँ से गुस्से में वापस चले गए। ये लोग अपनी फेंसिंग करते रहे, लेकिन वो लोग जब वापस गए तो अपने ट्रेंचेस से, अपने बंकर्स से उन लोगों ने ऑटोमेटिक वेपन से फायर करना शुरू कर दिया। और ये जो इंजीनियरिंग कोर के लोग थे, ये लोग वहाँ पर अपना फेंसिंग जो कर रहे थे, ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में बलिदान हो गए। लेकिन नाथुला में नॉर्थ पे और साउथ पे दोनों जगहों पे इंडियन पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा हाइक पे हैं, वो ज़्यादा पीक पे हैं। तो पीक का फ़ायदा ये होता है लड़ाई के मैदान में कि आप वहाँ से अपने दुश्मन को देख सकते हैं और उन पे फायर कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी करगिल में थी, ताकि हमारे लेह और श्रीनगर के रोड को काट दिया जाए। तो इंडियन फोर्सेस ने फिर वहाँ से अटैक किया। उनके पास वहाँ पर मीडियम मशीन गन्स थे, मीडियम जो आर्टिलरी वेपन्स थे, और उन लोगों ने कम्प्लीटली उनके सारे के सारे बंकर्स को ध्वस्त कर दिया, और इंडिया ने वो लड़ाई जीत ली थी। 300 के लगभग मारे गए थे चाइनीज़ सैनिक।
वो लड़ाई जो जीती थी उसके बाद से ही चाइना कोई लड़ाई ऐसा लड़ने के लिए, हालांकि उसके 15 दिन बाद एक चोला इलाका है वहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ पर भी उन्होंने वही ट्राई किया था और वहाँ पर भी इंडियन फोर्सेस ने उनको बहुत करारा जवाब दिया था। तब से चाइना ये हरकतें नहीं करता, गोली वहाँ बॉर्डर पे नहीं चलती लगभग लगभग। लेकिन 67 हमारे बीच से गायब है। तो बात यह है दरअसल कि 67 जो हमारे बीच से गायब है तो हमें 62 याद दिलाया जाता है। और चाइना उस टाइम भी 67 में भी बॉर्डर पे स्पीकर्स लगा के कहा करता था कि तुम लोगों का 62 वाला हाल करेंगे, 62 वाला हाल करेंगे। लेकिन इंडिया ने 65 में बीच में पाकिस्तान को बहुत करारा शिकस्त दिया था, और इनफैक्ट चाइना ने 65 में ही जनरल अयूब, जो फील्ड मार्शल अयूब थे उस टाइम पाकिस्तान के राष्ट्रपति, वो चाइना गए थे हेल्प मांगने के लिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर से प्रेशर कम किया जा सके। और उन लोगों ने कहा भी था कि आप नाथुला खाली कर दो, और एक और जगह थी जलिपला, उसको भी खाली कर दो। लेकिन इंडियन फोर्सेस ने नहीं किया, और जलिपला को खाली कर दिया, नाथुला को नहीं किया, और इसलिए नाथुला आज हमारे पास है। जलिपला पाकिस्तान, ये चाइना ने ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ बहुत तोप हैं, ठीक है, हम उनसे लड़ सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने भी ऐसा कहा है। अभी जो ताज़ा विवाद है ये इस एरिया में पैंगोंग लेक के पास जो लेह में है उस पर हुआ है, क्योंकि वो लेक जो है उसके 2/3 पे, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, 2/3 पे चाइना रहता है, 1/3 पे हम रहते हैं। उसमें थोड़ा सा वो आगे बढ़े हैं, और उसके ऊपर बात है। और दूसरा ये गलवान वैली में बात है। तो गलवान वैली में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके पास से हमारी एक रोड गुजरती है जो लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर हमारा एक हवाई पट्टी है हमारी, और लेह को जोड़ती है। तो ये जो गलवान वैली है, इसके आसपास का जो रिज है, जो पहाड़ है, उन पहाड़ों पर अगर वो बैठ जाएंगे तो उनका ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा उस रोड का, और ऑब्जर्वेशन मिलेगा तो वो बाद में अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए इंडियन फोर्सेस उसको हर हाल में अपने कब्जे में रखना चाहती हैं। ताज़ा विवाद ये हुआ था कि 6 जून को अग्री हो गए थे दोनों आर्मी कि हम अपने पुराने पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। जब 6 जून को अग्री हो गए थे, तो अभी जो 14 तारीख की रात को जब ये लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वही संतोष बाबू, जो हमारे बलिदानी कर्नल साहब हैं, वो जो सीईओ थे वहाँ, और उनके साथ सैनिक गए वहाँ पर ये बात करने। और उसी में उन्होंने बार्ब्ड बेसबॉल बैट से, रॉड से और इन सब से अटैक किया उनके ऊपर। और जैसा ANI रिपोर्ट कर रही है, 43 उनके भी शहीद, उनके भी मरे हैं, और हमारे बलिदान हो गए 20। ये लोग क्रिटिकली इंजर्ड थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। ठंड बहुत है, हाइट बहुत है, जैसा मैंने आपको बताया, एवरेस्ट से 9-10 हज़ार फीट ही कम है उसकी हाइट, इतनी हाइट है। तो उस पर वो लोग उन्होंने अपना बलिदान दिया। अब बात है कि इसका कारण क्या है। तो पहला कारण तो यही है कि चीन को डर ये है कि जब से भारत ने 370 किया है, जब POK की बात कर रहा है, तो POK में चाइना ने अपना, POK की से ही होके चाइना का वो जो एक बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट गुजर रहा है, CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो गुजर रहा है, तो उनको वो डर है। दूसरा उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि CCP वायरस अब दुनिया बोलने लगी है, चाइना के ऊपर सब लोग अटैक कर रहे हैं कि आपने ये वायरस फैलाया, जानबूझ के फैलाया। उनके ऊपर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में केस हो रहे हैं, इस वजह से भी वो परेशान हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ जो है, जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, और इस CCP वायरस, वुहान वायरस के बाद ये और बढ़ गया है, वहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, तो इस वजह से भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जापान, म्यांमार, कोरिया, अमेरिका से इनके पंगे हमेशा होते रहते हैं साउथ चाइना सी में। रशिया में भी, चूँकि वायरस जो चाइनीज़ वायरस है उसका असर रशिया में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उनके साथ भी अब रशिया भी इनका साथ नहीं दे रहा। भारत का इस एरिया में कद बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कद बढ़ रहा है, वो भी चाइना को मंजूर नहीं है। और अभी पंगा ये हुआ है कि WHO में, जिसमें चाइना का कंट्रोल रहता था, उसका हेड अभी भारत बना है। और भारत के बनने के बाद ये बातें होने लगी हैं कि ताइवान को इसका मेंबर बनाया जाए। जिस ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, उसको अलग नहीं मानता, इसलिए ताइवान को मेंबर नहीं बनाया है WHO में, चूँकि उसका
कंट्रोल एक तरह से है WHO में। तो इन सब दिक्कतों से फिर जो हांगकांग में हो रहा है, जो ताइवान में हो रहा है, जो लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, चाइना के अंदर यूथ जिस तरह से अगेंस्ट है ये जी के, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जब चाइना और इंडिया के साथ ऐसा हुआ अभी जो ये गलवान वैली में, तो ताइवान टाइम्स ने एक पिक्चर छापा जिसमें ये लिखा कि वी कॉन्कर वी किल, भगवान राम का एक फ़ोटो बना के ड्रैगन था और भगवान राम, उसी के जगह पर हमारे इंडिया में न्यूज़पेपर्स बोलते हैं कि उन्होंने घर में घुस के हमें मारा। खैर ठीक है, भारत में ऐसे लोग हैं और वो हर एक इशू पे दिख जाते हैं हमें। बहरहाल एक कारण ये भी है कि इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द LAC बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चाहे लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, जो भी ये सिक्किम बॉर्डर हो, अरुणाचल बॉर्डर हो, नॉर्थ ईस्ट में जितने बॉर्डर्स हैं उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि 67 की वो जो लड़ाई हुई थी नाथुला को, उसको लेकर के ही 71 में हिम्मत नहीं हुई चाइना की कि वो जो चिकन नेक की बात वो हमारा हरामखोर शर्जील कर रहा था, वो चिकन नेक का उनका स्ट्रेटजी बहुत पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिक्किम से उस एरिया में आने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो थोड़ा माउंटेनियस टेरेन है वो इंडिया के पास है और उनके पास वो तिब्बत का पठार है जो प्लेन है, तो उसमें उनको ज़्यादा कवर नहीं मिल पाती, वो नहीं आ पाते। यही वजह थी कि वो 71 में पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए नहीं आए। पिथौरागढ़ से लेके लिपू लेक जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ तक भी इंडिया रोड बना रहा है। अभी मई में ही उन्होंने शुरुआत की है और ये 17,000 फीट पे है। आपको जैसा मैंने बताया एवरेस्ट 29,000 फीट है और ये रोड 17,000 फीट पे बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और इसी बात का डर है, जैसा मैंने आपको कहा, चाइना अंदर से खोखला है, चूँकि वहाँ से न्यूज़ सामने नहीं आता है, डेटा ओरिजिनल सामने नहीं आता है, जो गवर्नमेंट बोलती है मानना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि चाइना जो है तोप है, लेकिन अब अंदर से क्या है तो शायद चूँकि उनको अपनी असलियत पता है, शायद इसलिए उनका डर ज़्यादा है। और रोना उनकी आदत है, धोखेबाजी उनकी आदत है, ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है, हमारे भी विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट। आगे यही है कि चीन 62 की याद दिला रहा है, अभी भी 67 को वो भूल गया है। वो दावा करते रहता है ऐसे ही, वो 62 को भूल गया, 62 की उसको याद है, 67 को वो भूल गया। 78-79 में जब उसको वियतनाम में हार मिली थी तब वो भूल गया। हालांकि विकीपीडिया ये कहता है कि दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन विकीपीडिया साथ में ये भी कहता है कि चूँकि 89 तक कंबोडिया में वियतनाम की फ़ौज रही तो कहीं ना कहीं ये चाइना की ही हार थी। लेकिन वो इसको भी याद नहीं रखता, वो 62 को कहता है। 62 और अभी में जो मेन अंतर है वो ये है कि तब हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। मिलिट्री जो मिलिट्री जो सारा सिस्टम है उसमें लड़ाइयाँ जब होती हैं तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। 62 के बाद चाइना हमें कभी सरप्राइज़ नहीं कर पाया, तैयार हम हमेशा थे, आज भी हैं। हमारी माउंटेन स्ट्राइक को डिवीज़न है हमारी माउंटेनियस टेरेन में। और जनरल विक्रम सिंह ने कल बहुत बढ़िया बात की कि चाइना कभी युद्ध ही नहीं लड़ा है पिछले 60-50 सालों से। और जो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में तो ये है ना कि गत्ते पलट के कभी आप पे वार नहीं करते। हमारे सैनिक वार हार्डन हैं चाइना में, कश्मीर में जो काउंटर इंसर्जेंसी है उससे लड़ रहे हैं, तो उनका प्रैक्टिस है। फिर सैम बहादुर हमारे गोरखा जो रही, उन लोगों ने उनको 67 में बता दिया, तो हम तैयार नहीं थे, अब हम तैयार हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। कल जनरल सिंह ने ये बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा आप सोचते हो कि लड़ाकू विमान इतने हैं, ये इतना है, लेकिन असल लड़ाई लड़ी जाती है सैनिक के दम पे, ऑफिसर्स के दम पे। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सैनिक रेडी टू वॉर हैं, मतलब हमेशा वॉर में ही हैं, वो वॉर लाइक सिचुएशन में हैं। चाहे वो हमारे हरामखोर कम्युनिस्ट हों जो सेंट्रल इंडिया में हैं माओवादी, या फिर हमारे हरामखोर वो आतंकवादी हों जो कि उन पर अटैक करते रहते हैं। हम हिंदी चीनी भाई भाई के सिचुएशन में अभी नहीं हैं। हम वो हैं जो 1967 में जब चाइना ने कहा कि हमारी भेड़ें चुरा के ले गए, तो हम वही अटल जी के
आज की सरकार अटल जी के नक्शे कदम पे चलने वाली है कि उन्होंने कहा हमारी भेड़ें चुरा के ले गए, तो अटल जी भेड़ों का एक झुंड पकड़ के चाइना के एम्बेसी में घुस गए कि ले लो अपनी भेड़ें, विरोध करने के लिए। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ अब नहीं है, माउंटेड स्ट्राइक कोर डिवीज़न रेडी है हमारी। जैसा कि मैंने आपको कहा, वेलोर से जीतती है आर्मीज़। मेजर सैतान सिंह भाटी जो हमारे पीवीसी परमवीर चक्र मेडल उनको मिला था 1962 में, जो रेजांगला की लड़ाई हुई थी जिसमें 600 से ज़्यादा चाइनीज़ सैनिक आए थे और 124 भारतीय वीरों ने उस ठंड में, उस 2 दिन के नोटिस पे वो वहाँ गए थे। हरियाणा गए थे सब, उनको तैयारी का मौका नहीं मिला और उसके बाद भी उन्होंने अपनी वीरता से 600 चाइनीज़ सैनिकों को पीछे ढकेल कर उस पोस्ट को बचाया था रेजांगला में। तो हमारे ऐसे वीर जवान हैं। अब चाइना रहना चाहेगा, हालांकि अभी की स्थिति ये है कि जहाँ वो है वहाँ वो रहना चाहेगा, क्योंकि उसके उद्देश्य दूसरे हैं। उसका उद्देश्य है कि जो मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इंटरनल जो एक्सटर्नल वर्ल्ड का, इस वुहान और सीसीपी वायरस की वजह से, उसको थोड़ा डेविएट किया जाए। इसलिए कुछ दिन रहेगा, लेकिन फिर भारत पे प्रेशर डालने के लिए कि भारत उसको सपोर्ट करे, लेकिन फिर उसको जाना ही है। हालांकि इसमें राजनीति भी है, देश की राजनीति, लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। अब सवाल आता है कि हम क्या करें। मैं आई एम कटिंग इट शॉर्ट। हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम उनकी जो धोखेबाजी है, जो लाओ त्सू हैं, जो उनके मिलिट्री जनरल थे सन त्सू, उनकी बुक्स पढ़ें, ये जानें कि चाइनीज़ सोचते क्या हैं। जैसा कि एक पहले के रिटायर्ड जनरल साहब ने कहा कि हमारे सारे फ़ौजी ये जानते हैं, जो भी उस एरिया में जाते हैं, कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके स्ट्रेटजीज़ क्या होती है। हम पढ़ें, हम लोगों को बताएं, हम ये बताएं कि चाइना इतना बड़ा तोप नहीं है, गलतफहमियां हम ना पालें। हम उनको ये बताएं कि वो अंदर से कितने खोखले हैं। हम चाइना के बाइकॉट की बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हम वो करें। मैं आपको बताऊं, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सैमसंग के फ़ोन से कर रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता, कोशिश करता हूँ ना ही करूँ। लाइट मेरे रूम पे अगर नहीं रहती है तो मैं एक महंगा सा टॉर्च ख़रीदा है रिचार्जेबल, लेकिन मैंने चाइनीज़ लाइट नहीं ली है। अपने बच्चों को 62 तो बताएं, ताकि आपको ये पता चले आपकी कमज़ोरी क्या रही है, लेकिन 67 भी बताएं, 71 भी बताएं और 87 भी बताएं। जब तवांग में वो लोग पहले आए और उसके बाद जब इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें वो वापस लेना है अपना पीक, तो इन लोगों ने रात में प्लान किया कि हमें जाना है वहाँ पर। और जब ये रात में पहुँचे तो वहाँ से कोई गोली नहीं चली, और जब सुबह वो वहाँ पहुँचे तो देखा उन्होंने कि चाइनीज़ वहाँ थे ही नहीं पीक पे, तो इंडिया ने वो ले लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि 75 के बाद से आज तक उस बॉर्डर पे कोई गोली नहीं चली है। हमें ये अपने बच्चों को बताना है। चाइना में लेबर मार्केट है मेनली, कंपनीज़ अमेरिकन हैं, कंपनीज़ जापानीज़ हैं। कंपनी जापान ने जैसा किया है, उन्होंने बड़ा एक वो पैकेज दिया है कि कंपनीज़ वहाँ से प्रोडक्शन को दूसरे देशों में शिफ्ट करें। अमेरिकन कंपनीज़ भी हैं, वो चाइना में वो लेबर के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे सस्ता हमारा लेबर है। हम मेड इन इंडिया चीज़ों का प्रयोग करें। अगर वो कंपनीज़ विदेशी भी हैं तो मेड इन इंडिया चीज़ों का प्रयोग करें। कोशिश करें चाइनीज़ कंपनी ही ना लें, चाहे वो मेड इन इंडिया हो या चाइना हो। प्रोपेगेंडा वॉर में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में ज़्यादातर लड़ाइयाँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है। आपको अपनी गवर्नमेंट, अभी मैं देख रहा था, मैं नहीं बात करना चाहता था पॉलिटिकल, लेकिन राहुल गांधी जी के जो कमेंट्स आए उसके बाद द लायर जिस तरह डिस्कशन कर रहा था, बार बार ये कि चाइना से हमारी तुलना नहीं हो सकती, चाइना तो डिक्टेटरशिप है। मतलब कोई पापी है तो उसका एक बोल दो कि ये तो कोई काम नहीं करता, और जो काम करता है उसके 10 बोलो ये गलती की, ये गलती की, ये गलती, और जो काम नहीं करता उसकी एक गलती की, वो तो काम ही नहीं करता। ऐसे तो नहीं चलता है ना। विरोध करना और ये करना इस हाई टाइम पे नहीं किया जा सकता। हमारे पूर्वज जो अटल जी थे, उन्होंने 71 की लड़ाई के बाद वो विपक्ष में थे, लेकिन इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। ठीक है, ये हमारे पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए। जो अमित शाह जी ने ठीक कहा कि लैपटॉप खोल के सुबह कुछ भी बकवास कर देते हैं। वो कहते हैं एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। भैया, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक्सपर्ट ही रहे हैं,
वो पढ़ लिख के वहाँ पर मतलब विदेश विभाग के विदेशी सेवाओं के वो आईएफएस थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, अभी वही विदेश मंत्री हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि रघुराम राजन जी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं। जो मिलिट्री के लोग, आप लोग तो गवाही मांगते थे, आप लोग सबूत मांगते थे सर्जिकल स्ट्राइक्स के, एयर स्ट्राइक्स के, और अभी आप वही एक्सपर्ट्स की बात मान रहे हैं। तो आप लोग तो सेलेक्टिव है। ठीक है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हम अभी ये करें कि हम देश और सेना का मोरल बूस्ट करने के लिए हम वो बातें करें, हम वो चीज़ें, फैक्ट्स लाएं दुनिया के सामने, देश के सामने, जो सच है, जो हुआ है। 67 को कम्युनिस्टों ने भले दाब दिया, हमें बताना है, हमें यह भी बताना है कि कमरडवे चिल्ला रहे थे कैलकाटा में कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। आज ये ज्ञानी बनते हैं अगर, तो इनका जो मुंह है वो काला भी करना है और मुंह एक्सपोज भी करना है लोगों के सामने। मार्केट जानता है चाइना व्यापारी है कम्प्लीटली। हम अगर उसको बाइकआउट करेंगे वो अपने घुटनों पे आ जाएगा। हम 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, हम खरीदना बंद कर दें। आज 1 लाख करोड़ का मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स का, और उसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। आप समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ मारना वहाँ चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगे, और चाइना को सबसे ज़्यादा चोट इकोनॉमिकली लगेगी। मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा इसको आगे। अपने देश के लोगों को मजबूत बनाना, अपनी सरकार को मजबूत बनाना, आर्मी के साथ खड़े रहना। आर्मी जो कह रही है आप वो बात सुनो, ऑफिशियल स्टेटमेंट। ग्लोबल टाइम्स सुबह में कहता है कि हमारे मारे गए, शाम में पलट जाता है। वो तो प्रोपेगेंडा चलाता है अपनी गवर्नमेंट का। हम इसके उसके और इसके बहस में पड़े रहते हैं। और इस मीडिया ने तो ऐसा कहा है हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है वो मारते मारते मरे हैं, हमारे शेर लोग हैं। हमें मेजर शैतान सिंह भाटी को याद रखना पड़ेगा। और अपने देश के लोगों को ये ज़रूर बताना कि 67 में हमने उनकी कैसी ऐसी तैसी करी थी, 87 में कैसी ऐसी तैसी करी थी, 84 में हम लोगों को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाई, 48, 65, 71 और 99। 84 को कोई याद नहीं रखता। 84 भी लड़ाई थी। उस टाइम ऑपरेशन राजीव हुआ था जिसमें हम लोगों ने सियाचिन को कैप्चर किया था। वहाँ पर एक बाना पोस्ट है जो हमारे ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह ने कैप्चर किया था। अभी हमारे देश में 3 हैं लिविंग ये पीवीसी। ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह उनमें से एक हैं जिन्होंने उस पोस्ट को कैप्चर किया था। उनके नाम पे वो बाना पोस्ट है जो कि हाईएस्ट पीक है सियाचिन का। वो भी लड़ाई थी, तभी उसमें वॉर टाइम था, इसलिए उसमें पीवीसी दिया गया। शांति काल का शौर्य चक्र, अशोक चक्र नहीं दिया गया। 67 भी वॉर था, इसलिए वहाँ महावीर चक्र और वीर चक्र जैसी चीज़ें दी गई। तो हमें ये खोजनी होंगी, हमें अपने लोगों को बताना होगा, अपना मोरल बूस्ट रखना होगा, पॉलिटिक्स पे भी बात करनी होगी। क्योंकि हमारे अभी के जो CDS हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बार कही थी कि हमें 2.5 दुश्मनों से लड़ना है। 2 से तो वो लड़ लेंगे, जो आधे हैं वो अंदर है, उनसे हमें आपको ही लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करते हैं हम लोग राजनीति पे, इस पूरे इंसिडेंट के जो राजनीतिक पक्ष है उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।